everyone, welcome back to my channel The Explorers. Hope you all are doing great. तो आज के वीडियो में हम अपने कोल्ड वॉर सीरीज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे एंड वील बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर व्हिच इज द इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स. तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक लाइक स्टोरी की तरह है, एक कहानी की तरह है जिसके जो टॉपिक्स अगर आप मिस कर दोगे बीच में से तो आपको वो कहानी समझ नहीं आएगी प्रॉपर तरह से. तो इसीलिए ये जो चैप्टर है इसका आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें, तो मैंने इस चैप्टर के लिए पूरी सीरीज बनाई है. सो डू नॉट मिस माई एनी वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. तो इस टॉपिक में जितनी भी चीजें हैं मैंने उनको पॉइंटर्स में लिख दिया है. हम वन बाय वन उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे जो दो पावर ब्लॉक्स हैं या दो सुपर पावर्स हैं उनका इमर्जेंस कैसे होता है, कैसे वो दो सुपर पावर्स राइज करती है. So after the end of the Second World War, the two superpowers, that is the USA and USSR, emerged and the Cold War began. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, दो सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर इमर्ज होती है. अब आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से यूएसए और यूएसएसआर राइज हुआ. वैसे ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको समराइज कर देती हूँ फिर से. तो 1945 में क्या होता है कि अलाइड पावर्स एक्सिस पावर्स को डिफीट करके जीत जाती हैं. दो तरह की पावर्स होती हैं, एक होती है एक्सिस पावर्स और एक होती है अलाइड पावर्स. एक्सिस पावर्स के अंदर भी कुछ कंट्रीज आती हैं और अलाइड पावर्स में भी. अलाइड पावर्स में आएंगी यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस. और हमारा जो एक्सिस पावर्स है उसमें हमारा आया जापान, इटली एंड जर्मनी. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अलाइड पावर्स होती हैं वो एक्सिस पावर्स को डिफीट कर देती हैं और जीत जाती हैं. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब खत्म हो जाता है जब अलाइड पावर की एक कंट्री यूएसए, एक्सिस पावर की एक कंट्री जापान की दो सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स फेंकता है. ये चीज तो हमें काफी पहले से ही पता है. तो अब क्या हुआ कि एक्सिस पावर्स का रोल हो गया यहाँ पे खत्म. जो एक्सिस पावर में कंट्री थी उनका रोल यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि अब वे हार चुकी है. और अब हमारा मेन लीड और मेन रोल में बचती हैं अलाइड पावर की चार कंट्रीज, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस. और इन चारों में से जो ब्रिटेन और फ्रांस का रोल है वो भी खत्म हो जाता है 1947 में, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज ने इंडिया जैसी कंट्रीज को अपना गुलाम बनाया होता है और 1947 में मिल जाता है इंडिपेंडेंस. तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज भी वीक हो जाती है क्योंकि उनके पास भी अब कुछ नहीं बचता, तो उनका रोल भी हो गया यहाँ पे खत्म. तो अब हमारा मेन लीड और मेन रोल में बची सिर्फ दो कंट्रीज, दो सुपर पावर्स और दो पावर ब्लॉक्स, जो कि है यूएसए और यूएसएसआर. और इन दोनों सुपर पावर्स और इन दोनों कंट्रीज का इमर्जेंस होता है और ये जन्म लेती है और इनके बीच में शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की. और इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर है वो किस चीज को लेके है? आइडियोलॉजी को लेके. दोनों सुपर पावर्स के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है. यूएसए को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, whereas on the other hand जो यूएसएसआर है वो कम्युनिज्म और डिक्टेटरशिप की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है. उसको लगता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए. तो दोनों के बीच में जो ये कोल्ड वॉर है वो मेन किस चीज को लेके है? आइडियोलॉजी को लेके. और इसके अलावा भी दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता था अपने मिलिट्री को लेके, कि भाई यूएसए चाहता था कि मेरे पास सबसे बढ़िया मिलिट्री हो, यूएसएसआर चाहता था कि भाई मेरे पास सबसे बढ़िया मिलिट्री हो. जैसे यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाता तो यूएसएसआर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में लग जाता. तो मतलब इनके बीच में इस चीज को लेके कोल्ड वॉर हमेशा रहती थी. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि बोथ सुपर पावर्स वांटेड टू एक्सपैंड देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हेंस दे डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज. तो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों के बीच में था कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी का, मतलब दोनों के बीच में तगड़ा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है. अब दोनों सुपर पावर्स क्या चाहती हैं कि भाई मेरे पास सबसे ज्यादा सपोर्टर्स हो. यूएसए चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज या पूरा वर्ल्ड मेरी आइडियोलॉजी पे चले, जो मैं मानता हूं कि भाई कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो पूरा वर्ल्ड उसी चीज को फॉलो करे, उसी को सपोर्ट करे. यूएसएसआर चाहता था कि नहीं, मैं क्यों पीछे रहूं, मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, मेरे आइडिया को सपोर्ट करो, कम्युनिज्म और डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करो. तो अब ये दोनों सुपर पावर्स ना लग चुकी थी कि भाई हमें अपना जो रुतबा है, अपना जो ऑरा है उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, हमें सबसे टॉप पे रहना है, हमें कोई कंपटीशन नहीं करना, हमें तो टॉप चाहिए, हमें तो सबसे ऊपर रहना है. तो दोनों के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था ये इंक्रीज होता चला गया.
दोनों सुपर पावर्स अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती थी पूरे वर्ल्ड में। वो चाहती थी कि हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए। तो अब उन्होंने इस चीज के लिए क्या किया, स्मॉलर कंट्रीज यानी कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी, स्टेट्स थे, उनको उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना शुरू करा। क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रीज उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगी उतने ज्यादा उनके सपोर्टर्स होंगे। तो यूएसए चाहती थी कि भाई मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हो जो मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। यूएसएसआर भी यही चाहता था कि भाई मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हो जो मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, जिससे कि हमारी जो टीम है, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और हम सुपर पावर बन जाए अकेले। लेकिन अब कोई काम फ्री में थोड़ी होगा। ये जो कंट्रीज हैं ये मान तो जाएंगी सपोर्ट करने के लिए कि चलो ठीक है हम तुम्हारी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, हम तुम्हारे सपोर्टर बन जाएंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा। तो क्या होता था कि जो दोनों सुपर पावर्स हैं वो स्मॉलर कंट्रीज और स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लेने के लिए या फिर अपना सपोर्टर बनाने के लिए उनको प्रोटेक्शन, वेपन्स और इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करती थी अगेंस्ट द लोकल राइवल्स। यानी कि वो क्या करती थी, वो उनको बोलती थी कि अगर तुम हमारे सपोर्टर बनते हो या फिर तुम हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करते हो, हमारे साथ आते हो, तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे तुम्हारे दुश्मनों के अगेंस्ट, तुम्हें वेपन्स भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ तुम्हें इकोनॉमिक फैसिलिटी भी देंगे। तो यहाँ पे कंट्रीज को अपना फायदा दिख गया, सुपर पावर्स को अपना फायदा दिख गया और काम बन जाता था। आगे चलते हैं कि द स्टेट हैज टू गो विद द सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर। कि कंट्री को कोई ना कोई सुपर पावर ज्वाइन करनी ही पड़ती थी, क्योंकि भाई एक तो दोनों ही सुपर पावर्स उसके पीछे पड़ी हुई है कि भाई तू हमारे साथ आ जा, तू हमारे साथ आ जा, तो उसको कोई ना कोई सुपर पावर ज्वाइन करनी ही पड़ती थी। और दूसरा क्या कि जब वो किसी एक सुपर पावर को ज्वाइन करता था तो उससे वो दूसरे सुपर पावर के इन्फ्लुएंस को लिमिट कर देता था। यानी कि जैसे अगर उसने यूएसए को ज्वाइन कर लिया किसी कंट्री ने, तो उससे क्या हुआ कि अब यूएसएसआर उसको फोर्स नहीं कर सकती या फिर उसको जबरदस्ती वो अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती। तो वो एक तरह से बच जाता था कि दूसरा कोई मेरे को इन्फ्लुएंस ना करे और जबरदस्ती अपने अंडर ना ले। तो इससे तो बढ़िया है कि अपनी मर्जी से ही किसी सुपर पावर के साथ मर्ज हो जाओ और उसके सपोर्टर बन जाओ, जो भी तुम्हें ठीक लगता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे पूरा जो वर्ल्ड है वो बढ़ता चला गया। कुछ कंट्रीज और कुछ स्टेट्स ने यूएसए को ज्वाइन कर लिया, उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करने लगे, और कुछ स्टेट्स और कंट्रीज ने यूएसएसआर को ज्वाइन करके उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करने लगे। तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, एक डिवीजन हो गया कि भाई कुछ कंट्रीज उसके साथ और कुछ कंट्रीज उसके साथ। सो हेंस दे डिवाइडेड द एंटायर वर्ल्ड एंड टुक डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज अंडर देयर कंट्रोल, एंड समटाइम्स द सुपर पावर्स यूज्ड देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग द कंट्रीज इनटू देयर अलायंसेस। क्या कह रहा है कि कभी कभी जो सुपर पावर्स होती थी उसको अपनी मिलिट्री पावर को भी यूज करना पड़ जाता था कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। कि कभी कभी वो क्या करती थी, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और अपनी मिलिट्री फोर्स यूज करती थी जिससे कि जो कंट्रीज और स्टेट्स है वो उनके कंट्रोल में आ सके। तो जैसे कि हमने देखा कि पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रहा था, जो बहुत सारी कंट्रीज थी वर्ल्ड की वो कुछ यूएसए के साथ जा रही थी और कुछ यूएसएसआर को फॉलो कर रही थी, उसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही थी। तो सबसे पहला जो ये डिवीजन होता है कंट्रीज का, वो सबसे पहले यूरोप में होता है। सो द फर्स्ट डिवीजन टुक प्लेस इन यूरोप। Now the most countries of Western Europe sided with the US and the countries of the Eastern Europe sided with the USSR. जिसका मतलब क्या है कि जैसे यूरोप एक कंट्री है, ये यूरोप है, हमने इसको इमेजिन किया कि ये यूरोप है। यूरोप में जितनी भी ईस्ट साइड यूरोप की कंट्रीज हैं जो यूरोप के ईस्ट में लाई करती है, वो सारी कंट्रीज यूएसएसआर के साथ मिलके उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और उसी को सपोर्ट करती है। और ऐसे ही जो यूरोप की वेस्ट साइड है, यानी कि जितनी भी वेस्ट साइड में यूरोप के कंट्रीज लाई करती हैं, वो सारी यूएसए के साथ मिलके उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। यानी कि सबसे पहले जो ये डिवीजन होता है कंट्रीज का, सबसे पहले जो ये बंटवारा होता है कि कुछ कंट्रीज यूएसए और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ, वो यूरोप में होता है। और यूरोप की वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जाती हैं सारी यूएसए के साथ, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सारी मिल जाती हैं यूएसएसआर के साथ। अब मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये आप देख सकते हो कि हमने यूरोप का मैप ले लिया। अब यूरोप का जो ये मैप है, इसमें ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ साइड, ये है हमारी ईस्ट साइड और ये है हमारी वेस्ट साइड। अब इसमें जितनी भी ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, यानी कि जितनी भी ये रेड रेड वाली कंट्रीज हैं, ये सारी हमारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यूरोप के ईस्ट में लाई करती हैं। और ये सारी हमारे यूएसएसआर के साथ जा रही थी, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी। जैसे कि हमारा ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, तो ये सारी कंट्रीज हमारी किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ है। और इसी के अपोजिट हमारी लाई कर रही हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज।
यानी कि ये जो येलो कंट्रीज हैं ये सारी हमारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो हमारी यूएसएसआर के साथ है और उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। जैसे कि हमारा फ्रांस, देन हमारा वेस्ट जर्मनी, हमारा इटली, देन डेनमार्क, तो ये सारी कंट्रीज हमारी यूएसए के साथ थी। तो अब जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी यूएसए के साथ उसको बोला गया था वेस्टर्न अलायंस, और जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी यूएसएसआर के साथ उसको बोला गया था ईस्टर्न अलायंस। So now the Western Alliance formed itself into an organization, the North Atlantic Treaty Organization or NATO, which came into existence in April 1949 and which has 12 states. तो अब जो ये यूएसए है ना, इसने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ मिलाने के लिए उसके साथ एक ट्रीटी साइन करी, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको बोला गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे, उसको नाटो कहते थे। कि ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जो वो यूएसए के साथ आई तो एक ट्रीटी साइन करके आई, एक एग्रीमेंट साइन करके आई और अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप के फॉर्म में उसने बना लिया और उसको बोला गया नाटो। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये कब बनी थी, अप्रैल 1949 में बनी थी। और स्टार्टिंग में इसमें टोटल कितने मेंबर स्टेट्स थे या कितनी कंट्रीज थी, टोटल 12 स्टेट्स थे, जिसमें से कौन से थे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, आइसलैंड, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, आप इसमें मैप में देख सकते हो, पॉइंट आउट करोगे तो मिल जाएंगे। तो ये सारे हमारे यूएसए के साथ थे और उसकी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो एक तरह से जो हमारी वेस्टर्न अलायंस थी ना उसी को नाटो कहा जाता था, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये वेस्टर्न अलायंस को ही नाटो बोल दिया गया। बस वेस्टर्न अलायंस ने अपने आप को एक और ज्यादा बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में बना लिया था, इसीलिए उसको ऐसे बोला गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो। अब क्या होता है, ये जो नाटो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और जो यूएसए का ग्रुप है, अब इसने ये डिक्लेयर किया, यानी कि इसका ये मेन फंक्शन था कि दैट एनी आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। कि अगर कोई भी उनके ऊपर अटैक करता है, यानी कि यूएसएसआर की तरफ से अगर उन्हें कोई भी अग्रेशन फेस करना पड़ता है या फिर कुछ भी होता है किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि तुमने पूरे नाटो पे अटैक करा है, यानी कि तुमने पूरे नाटो के ऊपर कोशिश करी है उसको कब्जाने की। अगर तुमने किसी भी एक कंट्री या एक स्टेट को भी परेशान किया तो ऐसा समझा जाएगा कि नाटो की जितनी भी कंट्रीज हैं तुमने सबको परेशान किया। तो यूएसए ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर बना लिया वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस ने मिलकर बना लिया नाटो, और अब बारी आई यूएसएसआर की। हमें तो पता ही है कि भाई दोनों में से कोई पीछे नहीं रहता, अगर यूएसए किसी चीज को कर रहा है तो यूएसएसआर कैसे पीछे रह जाएगा। तो यूएसएसआर ने भी जितनी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उसके साथ मिलकर बनाया ईस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस ने क्या बनाया, वॉर्सो पैक्ट बनाया। जैसे वेस्टर्न अलायंस ने बनाया था नाटो, उसी तरह ईस्टर्न अलायंस ने बनाया वॉर्सो पैक्ट। तो यूएसएसआर क्या करती है, एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करती है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ इन वॉर्सो सिटी ऑफ पोलैंड। जैसे कि जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उसके साथ यूएसए ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, उसी तरह यूएसएसआर भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करती है जिसको बोला जाता है वॉर्सो पैक्ट, क्योंकि उसने वॉर्सो सिटी ऑफ पोलैंड में वो ट्रीटी साइन करी। तो आपका नाटो आया 1949 में, वॉर्सो पैक्ट आ गया 1955 में। नाटो में थी सारी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और वॉर्सो पैक्ट में आई सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। नाटो ने बोला कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है किसी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्री के साइड से या यूएसएसआर के साइड से, तो हम समझेंगे कि हमारे पूरे नाटो पे हमला हुआ है या पूरे हमारे वेस्ट यूरोप या वेस्टर्न अलायंस पे हमला हुआ है। और इनका फंक्शन क्या था, इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई अगर हमारे नाटो के जो फोर्सेस हैं यूरोप में, अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं या फिर अगर नाटो या यूएसए की तरफ से हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी उसको काउंटर अटैक करेंगे। तो अब जो यूएसए है वो अपना अलायंस सिस्टम बिल्ड करती है विद द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट, एंड thus it called the साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हमें पता ही है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के अंदर ये चीज थी कि भाई हमें सबसे ज्यादा सपोर्टर्स चाहिए, हमें चाहिए कि पूरा वर्ल्ड हमें फॉलो करे, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हमारे कंट्रोल में हो और हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हो। तो जो यूएसए है उसने ना अपना जो अलायंस है वो ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी उसने बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी उनको भी इसने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम,
जापान, कोरिया, इन सारी कंट्रीज को, और उनके साथ भी ट्रीटी साइन करता चला गया और उसको बोला गया साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीएटो। और साथ साथ जो यूएसए है वो सेंट्रल स्टेट्स और सेंट्रल कंट्रीज को भी अपने अंडर ले रहा था और उसके साथ भी ट्रीटी साइन करता जा रहा था और उसको बोला गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यूएसए है वो अलायंस बिल्ड करता जा रहा था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने अंदर लेता जा रहा था उनके साथ ट्रीटी साइन करके। तो नेक्स्ट क्या होता है कि मेनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, यूगोस्लेविया वर वरीड ऑफ लूजिंग देयर फ्रीडम आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। 1947 में इंडिया जैसी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो कंट्री होती हैं, जो ये अंग्रेज लोग होते हैं, इन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया हुआ होता है और अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की हुई होती है, पूरी तरह से हक जमाया हुआ होता है और कब्जाया हुआ होता है। लेकिन 1947 में जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया होता है वो आज़ाद हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये यूएस और यूएसएसआर एमर्ज होती है, राइज होती है, तो इन्होंने धीरे धीरे कंट्रीज को फिर से वही अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। कभी किसी कंट्री को अपने कंट्रोल में करने लगी, अपने अंडर लेने लगी, तो कभी किसी को लेने लगी। तो ये जो सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जिनको 1947 के बाद इंडिपेंडेंस मिला था, जैसे कि इंडिया, यूगोस्लेविया, इनको इस चीज का डर था कि कहीं जो हमारी ये इंडिपेंडेंस है जो अभी हमें मिली है वो हमसे फिर से छीन ना जाए, कि मतलब फिर से ये जो यूएस और यूएसएसआर है इसने अपना शुरू कर दिया कि भाई हमारे साथ आओ, हमारे अंडर रहो, हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करो। तो वो ये नहीं चाहते थे कि हम फिर से ऐसे किसी के गुलाम बने या किसी के सपोर्टर बने या किसी को ऐसे हमें फॉलो करना पड़े जबरदस्ती। तो इन्होंने मतलब ना तो यूएसए को फॉलो किया, ना यूएसएसआर को फॉलो किया, ना ही यूएसए के साथ गए और ना ही यूएसएसआर के साथ गए, और इन्होंने अपना एक अलग नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको कहा जाता था नाम, इन्होंने वो डेवलप किया, वो स्टैब्लिश किया। एक तरह से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिस वजह से उन्हें एक रास्ता मिला टू स्टे आउट ऑफ द अलायंसेस, यानी कि जिसकी वजह से ना तो ये यूएसए के साथ गए ना यूएसएसआर के साथ गए और ये इंडिपेंडेंट रहे, जिन्होंने किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया, ना तो कम्युनिज्म को सपोर्ट किया और ना ही कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि क्रैक्स एंड स्प्लिट्स within the alliances also appeared, like communist China quarreled or fought with the USSR over territory। तो अब ये जो दोनों सुपर पावर्स हैं उन्होंने कंट्रीज को अपने अंदर तो जोड़ लिया कि भाई कुछ कंट्रीज को अपने अंदर ले लिया, कुछ कंट्रीज को उसने अपने अंदर ले लिया। अब विद इन द अलायंस, यानी कि जो ग्रुप बन चुका था, इनके बीच में भी अब लड़ाइयाँ होनी शुरू हो रही थी, क्रैक्स और स्प्लिट्स आने शुरू हो रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कम्युनिस्ट चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना क्यों बोला गया है? क्योंकि चाइना जो था वो यूएसएसआर का सपोर्टर था, उसके आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। तो चाइना ने यूएसएसआर के साथ ही लड़ाई शुरू की, और लड़ाई किस चीज को लेके थी? टेरिटरी को लेके, यानी कि चाइना और यूएसएसआर के जो झगड़े हो रहे थे वो टेरिटरी को लेके हो रहे थे, दोनों के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था। लास्ट पॉइंट है टॉपिक का, वो क्या कहता है? दैट द टू सुपर पावर्स टुक स्मॉलर कंट्रीज अंडर देयर कंट्रोल फॉर वेरियस फॉलोइंग रीजंस। कि जो दो सुपर पावर्स थी यूएसए और यूएसएसआर, ये इन कंट्रीज को या फिर ये जो वर्ल्ड के स्टेट्स और कंट्रीज थे जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है, उनको अपने कंट्रोल में लेती क्यों थी, यानी कि इनको अपना सपोर्टर क्यों बनाती थी, अपने अंडर क्यों लेती थी, उनसे क्या फायदा मिलता था। तो ये वेरियस चीजें हैं, वेरियस रीजंस है जिस वजह से वो ऐसा करती थी। जैसे कि आइडियोलॉजिकल रीजंस, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है टॉपिक के कि आइडियोलॉजी की वजह से यूएसए चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज मेरे पास हो जो मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, और यूएसएसआर भी यही चाहता था क्योंकि उससे उन दोनों का फायदा था। अगर ज्यादा कंट्रीज यूएसए के पास होगी उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली, तो धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड पे अपना जो आइडियोलॉजी है उसको स्टैब्लिश कर सकेगा और सुपर पावर बन सकेगा अकेला, और ऐसे ही यूएसएसआर के साथ था। सेकेंड रीजन क्या था? इन ऑर्डर टू गेन द रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड मिनरल्स, कि भाई जिस भी कंट्री को अपने कंट्रोल में लेगी उसके जो रिसोर्सेज है जैसे कि ऑयल, मिनरल्स या कुछ भी, उन सब का भी फायदा उठा सकेगी। तो इसीलिए भी वो उन स्मॉलर कंट्रीज और स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लेती थी जिससे कि उनके रिसोर्सेज का भी मजा ले सके। थर्ड रीजन क्या था? लोकेशंस टू स्पाई ऑन ईच अदर, कि इन कंट्रीज और स्टेट्स को अपने कंट्रोल में करके उसको क्या मिल जाता था? एक जरिया मिल जाता था एक दूसरे पे नजर रखने का, कि भाई जो मेरा राइवल है या जो मेरा अपोजिशन है वो क्या कर रहा है, वो क्या एक्शंस ले रहा है। तो इन कंट्रीज के थ्रू वो आपस में एक दूसरे के ऊपर नजर भी रख सकते थे।
फोर्थ क्या था, इन ऑर्डर टू गेट द टेरिटरीज टू लॉन्च देयर वेपन्स, कि जिन भी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेती थी, अपना सपोर्टर बनाती थी, उन कंट्रीज का या उन स्टेट्स की उनको टेरिटरी भी मिलती थी। टेरिटरी यानी कि उन कंट्रीज की जगह मिलती थी, स्पेस मिलती थी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सके वहां पे, जैसे कि क्यूबा में हुआ था। तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अपने मिसाइल्स, इन सबको लॉन्च करने के लिए भी जो ये सुपर पावर्स थी, ये कंट्रीज या स्टेट्स को अपने कंट्रोल में करती थी। और लास्ट रीजन क्या था, फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। तो इकोनॉमिकली भी ये जो स्मॉलर कंट्रीज और स्टेट्स होती थी, काफी फायदेमंद होती थी दोनों सुपर पावर्स के लिए, क्योंकि ये जो स्मॉलर स्टेट्स और कंट्रीज होती थी, जिस भी सुपर पावर को सपोर्ट करती थी, उस सुपर पावर को इकोनॉमिकली भी हेल्प करती थी। कैसे कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन्स उसको बढ़ाने हैं, या फिर उसको कोई वेपन्स खरीदने हैं, मिलिट्री बढ़ानी है, या मतलब कुछ भी, तो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी ये जो स्मॉलर स्टेट्स और कंट्रीज होती थी, ये सुपर पावर्स को सपोर्ट किया करती थी। तो इन सारे फॉलोइंग रीजंस के कारण ये जो सुपर पावर्स थी, इन्होंने स्मॉलर कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लिया था। तो इस टॉपिक में जितनी भी चीज़ें हैं हम वो सारी कवर कर चुके हैं। आई नो ये टॉपिक थोड़ा अजीब है क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कहीं भी ऐड की हुई है और फिर उसको समझाया हुआ है, बट वी कांट हेल्प इट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक, एंड इफ यू गाइज लाइक्ड इट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो।